बहुत बहुत स्वागत है बच्चों माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के इस सीखने सिखाने की नई विधा में। मैं मिथिलेश कुमार निषाद, लेक्चरर फिजिक्स, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आपके लिए ले आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। इससे पहले कि हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करें, हम विषय की और पाठ की चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, विषय हमारा भौतिक विज्ञान है और आज का जो पाठ है वो है तरंग प्रकाशिकी अर्थात वेव ऑप्टिक्स। जरा इसकी चर्चा हम लोग कर लें। तो ये रहा बच्चों आज के पाठ की चर्चा के। इस पाठ के 4 हिस्से हैं, जिसमें पहले हिस्से में हाइगेंस के सिद्धांत और उसका उपयोग और डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपको विस्तार से आज बताया जाएगा। इस पाठ के दूसरे हिस्से में व्यतिकरण और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की जाएगी। तीसरा हिस्सा विवर्तन का है और चौथा हिस्सा पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवण से संबंधित है। परंतु आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र होगा वो पहला ही बिंदु होगा। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रोशन किया, जिसने हम सब की ऊर्जा का आधार बना, उसके खुद की पहचान का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। मेरा संकेत बच्चों समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं लाइट एनर्जी की अर्थात प्रकाश ऊर्जा की। बच्चों, लाइट को कभी कण के रूप में, कभी किरण के रूप में, कभी विक्षोभ अर्थात तरंग के रूप में और कभी ऊर्जा के पैकेटों के रूप में विभिन्न पहचानों के दौर से गुजरना पड़ा है। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसी से संबंधित है। बात सन 1678 ईस्वी की है बच्चों। हाइगेंस नाम के एक वैज्ञानिक ने हमारे प्रकाश ऊर्जा को एक विक्षोभ के रूप में, एक तरंग के रूप में माना और फिर उन्होंने उससे संबंधित कुछ सिद्धांत दिए। आज हम उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और उन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करेंगे। बच्चों, हाइगेंस के सिद्धांत को समझने के लिए हमें 2 बातों को जानना पड़ेगा और इन 2 बातों को हमने अलग अलग बिंदुओं में विभक्त किया है। सबसे पहला है तरंगाग्र अर्थात वेव फ्रंट। ये कंसेप्ट, इसके डेफिनेशन तो बहुत ही छोटी है, आपके सामने है। समान कला के पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। लेकिन जरा सा इसका सविस्तार वर्णन देख लेते हैं बच्चों। आपने ये अनुभव किया होगा जब किसी शांत जलाशय में आप कोई कंकड़ या पत्थर फेंकते हैं, जिस बिंदु पर आप फेंकते हैं वहां पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और यह विक्षोभ एक निश्चित चाल से सभी दिशाओं में आगे बढ़ने लगता है और जैसे विक्षोभ आगे बढ़ता है, माध्यम के कण अपने ही स्थान पे दोलन करने लगते हैं। यदि दोलन करते हुए कणों का स्थिति और गति की दिशा पर विचार करें तो वे कण जिनके स्थिति और गति की दिशा एक समान होगी, वे समान कला में अर्थात सेम फेज में कहे जाएंगे। यदि हम ऐसे कणों से निर्मित एक पृष्ठ की संकल्पना करें अर्थात समान कला के पृष्ठ की संकल्पना करें तो इस पृष्ठ का नाम होगा तरंगाग्र अर्थात वेव फ्रंट।
बच्चों यहां पर देखिए, ये एक बिंदु है जहां पर कोई स्रोत है, यहां पर विक्षोभ उत्पन्न होता है। ये विक्षोभ देखिए चारों दिशाओं में आगे बढ़ता है, और यदि इस बिंदु से, इस केंद्र से समान दूरी पर अगर आप कणों को देखें तो आप पाएंगे कि ये कण एक समान कला में कंपन कर रहे हैं। और यदि इन कणों का बिंदुपथ ज्ञात करें और उससे एक पृष्ठ की रचना करें तो यहां पर आपको एक गोलीय तरंगाग्र की प्राप्ति होगी। स्पष्ट है बच्चों कि गोलीय तरंगाग्र हमें उसी स्थिति में मिलेगा जब स्रोत बिंदुवत होगा। यदि इस गोलीय तरंगाग्र से काफी दूर हम स्थित हों तो हम देखते हैं कि ये जो पृष्ठ का हिस्सा है लगभग समतल बन जाता है। देखिए इस प्रकार से आपके सामने कुछ समतल पृष्ठ भी दिखाए जा रहे हैं। ये जो समतल पृष्ठ है, इनके जो स्रोत है वो अनंत पर स्थित है, बहुत दूर है। इस तरह जो तरंगाग्र की रचना होती है उसे आप बोलते हैं समतल तरंगाग्र, अर्थात प्लेन वेव फ्रंट। बच्चों अगर हमारा स्रोत एक रेखीय हो तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो बेलनाकार होगा, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। बच्चों अब हम आते हैं हाइगेंस के दूसरे सिद्धांत पे। ये सिद्धांत ही हाइगेंस का मूल सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण यही सिद्धांत है। इसकी जरा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं बच्चों। ये है नए तरंगाग्र की रचना, अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। ये क्या कहता है सिद्धांत? बच्चों तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक विक्षोभ का स्रोत होता है जो कि तरंग की गति से सभी दिशाओं में फैलता है, और इन तरंगिकाओं को हम नाम देते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, अर्थात सेकेंडरी वेवलेट्स। बच्चों यदि हम इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एक उभयनिष्ठ स्पर्शक अर्थात कॉमन टेंजेंट खींचें तो हमें बाद के किसी समय पर तरंगाग्र की एक नई स्थिति मिलेगी। ये बच्चों ये जो सिद्धांत है ये हमें बताता है कि अगर किसी समय तरंगाग्र की कोई स्थिति आपको ज्ञात हो तो बाद के समय पर तरंगाग्र कहां होगा, उसका आकार कैसा होगा, आप उसकी रचना कर सकते हैं। लेकिन उसकी रचना के लिए आपको जो सिद्धांत सहायक है वो यही है। बच्चों ये तो रहा स्टेटमेंट। अब हम लोग बात करेंगे इसको हम इस जो स्टेटमेंट आपको बताया गया इसको हम कैसे अप्लाई करें, हम आपको इसको करके दिखाएंगे। बच्चों चित्र में आपको एक बिंदु ओ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये स्रोत है, ये लाइट सोर्स है, यहां से ऊर्जा निकल रही है, लाइट एनर्जी निकल रही है। बच्चों यहां से अभी अभी आपको बताया गया यदि हमारा स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र भी गोलीय होगा। एक ऐसा ही तरंगाग्र F1 F2 के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। बच्चों हाइगेंस ने बताया कि तरंगाग्र का कोई भी बिंदु, प्रत्येक बिंदु नए तरंग के लिए एक स्रोत का कार्य करता है। अर्थात ये जो F1 F2 है इसके ऊपर स्थित, वैसे तो बहुत सारे बिंदु होंगे लेकिन हम कुछ बिंदु ले लेते हैं और ये सभी बिंदु बच्चों नए स्रोत का कार्य करेंगे। अब हम इसकी सहायता से तरंगाग्र की नई स्थिति को ज्ञात करेंगे और ये जो F1 F2 तरंगाग्र है वो t=0 पर है और हमको तरंगाग्र की नई स्थिति t=τ पे ज्ञात करना है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, कुछ नहीं आपको करना है। आप F1 F2 के बिंदु को केंद्र मानते हुए
v इंटू टाउ त्रिज्या का गोला खींचेंगे। यदि आप गोला खींचेंगे तो और सब इस बिंदु को आप गोला खींचे केंद्र मान करके, इस बिंदु को भी खींचे, इस बिंदु को खींचे, और जितने भी गोले आपको प्राप्त होंगे उन सब का एक उभयनिष्ठ स्पर्शक खींच दीजिए, और ये उभयनिष्ठ स्पर्शक आपको मिलेगा G1 G2, जो कि बाद के किसी समय पर तरंगाग्र की एक नई स्थिति को दिखा रहा है। लेकिन एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन आपके दिमाग में आया होगा कि गोले का जो पिछला हिस्सा है उसका भी उभयनिष्ठ स्पर्शक एक नए तरंगाग्र की रचना कर रहा है जिसका नाम है D1 D2। लेकिन बच्चों, यहीं पर हाइगेंस के सिद्धांत की एक छोटी सी कमी है कि केवल वे ही तरंगाग्र लिए जाएंगे जो विक्षोभ अर्थात तरंग के संचरण की दिशा में होंगे। संचरण की दिशा के विपरीत अर्थात पीछे की तरफ का कोई भी तरंगाग्र मान्य नहीं है, अर्थात केवल G1 G2 सरफेस ही मान्य है, D1 D2 मान्य नहीं है। बच्चों, इस प्रकार से हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर हमने एक गोलीय तरंगाग्र की रचना करके आपको दिखाया। अब हम हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर ही आपको समतल तरंगाग्र की रचना करके दिखाएंगे। बच्चों, आप एक F1 F2 देख रहे हैं। दरअसल ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, अर्थात एक समतल तरंगाग्र। इसका स्रोत बहुत दूर है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के एक नए स्रोत का कार्य करेगा, और ये द्वितीय अगर इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अगर हम उभयनिष्ठ स्पर्शक खींचें तो हमें तरंगाग्र की एक नई स्थिति मिलेगी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों कि ये जो F1 F2 आपका तरंगाग्र है वो किसी समय t=0 पर है। कुछ समय पश्चात अर्थात t=τ समय पर हम तरंगाग्र की नई स्थिति जानना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, A1 A2 C1 A1 B1 C1 D1 इन सब बिंदुओं को केंद्र मानकर V इंटू टाउ त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे, और इन सभी गोलों का जो उभयनिष्ठ स्पर्शक होगा वो आपको G1 G2 के रूप में दिख रहा है। इस प्रकार से बच्चों, अगर F1 F2 तरंगाग्र समतल है तो G1 G2 भी जो कि बाद के समय का तरंगाग्र है वो भी आपको समतल ही दिख रहा है। आइए बच्चों, अब बात करते हैं हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों के अपवर्तन का। बच्चों, आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। एक समतल तरंगाग्र AB है जो माध्यम 1 एवं माध्यम 2 को अलग करने वाले एक पृष्ठ PP' पर कोण I बनाते हुए आपतित होता है। समतल तरंगाग्र का अपवर्तन होता है और अपवर्तित तरंगाग्र CE के द्वारा चित्र में दिखाया जा रहा है। इस चित्र में V2 का मान V1 से कम है और इस कारण अपवर्तित तरंगें अभिलंब की ओर मुड़ जा रही हैं या झुक जा रही हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। आपको एक तरंगाग्र AB दिख रहा है। यह इस तरंगाग्र का बिंदु A इस पृष्ठ के PP' के बिंदु A पहले पहुंच गया है, लेकिन B अभी पीछे है। बिंदु B को पृष्ठ तक आने में जो दूरी चलनी पड़ेगी
वो होगी v1 इंटू टाउ, जहां v1 पहले माध्यम में तरंग की चाल है। इस प्रकार अब अगर हम बिंदु A को केंद्र मानते हुए एक गोला खींचें और उस गोले की त्रिज्या v2 इंटू टाउ रखें, तो उस गोले का स्पर्श करते हुए अगर बिंदु C से एक पृष्ठ खींचा जाएगा तो वो अपवर्तित तरंगाग्र की नई स्थिति को बताएगा। बच्चों, इस प्रकार से हमारे इस चित्र में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। पहला है ABC और दूसरा है AEC। इन दोनों ट्रायंगल में हम बच्चों साइन I और साइन R की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। साइन I की वैल्यू है आपका v1 इंटू टाउ अपॉन AC, जबकि साइन R की वैल्यू देखते रहिए v2 इंटू टाउ अपॉन AC। इन दोनों समीकरणों को हम भाग देते हैं और भाग देने के पश्चात हमें एक सूत्र प्राप्त होता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। बच्चों, ये स्नेल के अपवर्तन संबंधी नियम का एक रूप है। बच्चों, अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 से व्यक्त किया जाए तो उसका सूत्र होगा c अपॉन v1, जहां c निर्वात में तरंग की चाल है और v1 पहले माध्यम में तरंग की चाल है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा n2 इज इक्वल टू c अपॉन v2। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 एज्यूम कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 4 और 5 से v1 और v2 की वैल्यू पिछले समीकरण में रखते हैं तो हमें स्नेल के नियम का एक दूसरा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n2 बाई n1, जहां n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक और n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। बच्चों, स्नेल का नियम अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। बच्चों, अब यदि λ1 और λ2 क्रमशः माध्यम 1 और माध्यम 2 में प्रकाश के तरंग दैर्घ्य हों तो λ1 बाई λ2 को चित्रानुसार BC अपॉन AE के रूप में भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार BC की वैल्यू आपने चित्र में देखा v1 इंटू टाउ अपॉन AE की वैल्यू हो जाएगी v2 इंटू टाउ, और इस प्रकार फार्मूला आपको प्राप्त होगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है बच्चों, जब तरंग सघन माध्यम में अपवर्तित होता है तो तरंग दैर्घ्य तथा संचरण की चाल कम हो जाती है, परंतु आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी वजह सुन लीजिए बच्चों, दरअसल किसी भी तरंग की आवृत्ति उसके स्रोत पर निर्भर करती है। अपवर्तन हो, परावर्तन हो या इस तरह की कोई घटना हो, यदि स्रोत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों, अब हम आते हैं अपवर्तन के एक दूसरे केस पे, जिसमें अब हमारा जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। बाकी सारी कंडीशंस वही हैं। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। पहले माध्यम में जो चाल है वो v1 है, दूसरे माध्यम में v2 है और v2 इज ग्रेटर देन v1 यहां लिया गया है। बच्चों, इस जब सघन माध्यम में आपको चित्रानुसार दिखाया जा रहा है AB एक आपतित तरंगाग्र है और यह माध्यम के जो अंतरा पृष्ठ है I, उससे I कोण बनाते हुए आपतित होता है। जैसा कि हमने पिछले बार भी हमने कंस्ट्रक्शन किया, अगर हम तरंगाग्र की एक नई स्थिति जानना चाहते हैं तो B से C तक आने में जो तरंगाग्र को दूरी तय करनी पड़ेगी वो होगी v1 इंटू टाउ, जबकि बिंदु A को केंद्र मानते हुए अगर हम v2 इंटू टाउ त्रिज्या का एक गोला खींचें और उस गोले का स्पर्शक बिंदु C से मिलाते हुए खींचें तो हमें एक ऐसा पृष्ठ प्राप्त होगा जो अपवर्तित तरंगाग्र की नई स्थिति को बताएगा। लेकिन यहां पर एक बात है बच्चों, आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट रहा है। यहां पर एक
छोटा सा शर्त है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक निश्चित आपतन कोण पर बच्चों अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। उस निश्चित आपतन कोण को एक विशेष नाम दिया गया है जिसका नाम है क्रांतिक कोण। देखिए बच्चों, स्नेल के नियम से आप भली भांति अभी अभी परिचित हुए हैं। sin i by sin r इज इक्वल टू n2 by n1। यहां पर आपतन कोण का मान IC ले लेते हैं जिसको हम क्रांतिक कोण भी कहेंगे, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। और इस प्रकार इन दोनों का मान सूत्र में रखने पे sin IC की वैल्यू n2 by n1 हमें मिलती है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो कोई भी अपवर्तित तरंग प्राप्त नहीं होगी। कोण IC को क्रांतिक कोण कहते हैं और क्रांतिक कोण से अधिक सभी आपतन कोणों के लिए कोई भी अपवर्तित तरंग नहीं प्राप्त होगी। और इस प्रकार जब प्रकाश तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को नाम दिया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रकार से बच्चों हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी व्याख्या हो जाती है। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर बच्चों, जिसका नाम है हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंग का परावर्तन। चित्र को गौर से देखिएगा बच्चों, यहां पर आपके सम्मुख एक परावर्तक पृष्ठ है जिसका नाम Mn है और इस परावर्तक पृष्ठ पर एक दूर स्थित स्रोत से समानांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं जो अपने साथ समतल तरंगाग्र बनाते हुए आ रही हैं। ये समतल तरंगाग्र AB है। इस तरंगाग्र का बिंदु A परावर्तक पृष्ठ पर पहले आपतित हो जाता है, परंतु बिंदु B अभी कुछ दूर है। बिंदु B को C तक आने में जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो होगा V इंटू टाउ, जहां V माध्यम में प्रकाश की चाल है और टाउ वो समय है जो तरंगाग्र को B से C तक आने में लगेगा। बच्चों, अगर हम परावर्तित तरंगाग्र की नई स्थिति को जानना चाहते हैं तो हमें बिंदु A को केंद्र मानकर V इंटू टाउ त्रिज्या का एक गोला खींचना पड़ेगा और उस गोले का एक उभयनिष्ठ स्पर्शक अगर हम खींचें जो बिंदु C से होते हुए जाए तो वो परावर्तित तरंगाग्र की एक नई स्थिति को बताएगा। इस प्रकार जो आप EC देख रहे हैं यह परावर्तित तरंगाग्र है। बच्चों, आपने देखा AB ने परावर्तक पृष्ठ से I कोण बनाया जबकि EC ने परावर्तक पृष्ठ से R कोण बनाया। यहां पर चित्र में आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। पहला है ट्रायंगल AEC, दूसरा ट्रायंगल है ABC। अगर इन दोनों त्रिभुजों को आप ध्यान से देखें तो आप ज्यामिति के नियमों के आधार पर सहज रूप से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हैं और सर्वांगसम होने के कारण इनके जो एंगल है अर्थात एंगल BAC एंगल ECA के बराबर होगा और इस प्रकार से कोण I कोण R के बराबर हो जाएगा और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। बच्चों, कुछ याद आया आपको? यही तो परावर्तन का नियम है। इस प्रकार से हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की भी व्याख्या सहजता से हो जाती है। बच्चों, एक बहुत ही चिर परिचित इफेक्ट है जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट अर्थात डॉपलर का प्रभाव। इसको जरा सा इसका स्टेटमेंट सुन लेते हैं बच्चों। जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है तो प्रेक्षक द्वारा मापे जाने वाली आवृत्ति में आभासी कमी हो जाती है
और जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो प्रेक्षक द्वारा मापे जाने वाली आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। इसी इफेक्ट को हम नाम देते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। बच्चों, तरंग दैर्घ्य में डॉपलर के इफेक्ट के कारण होने वाली वृद्धि को हम नाम देंगे अभिरक्त विस्थापन या रेडशिफ्ट, और तरंग दैर्घ्य में डॉपलर्स इफेक्ट के कारण होने वाली कमी को हम नाम देते हैं नीला विस्थापन अर्थात ब्लू शिफ्ट। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास एक चित्र है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। बच्चों, इस यहां पर केंद्र में मान लीजिए कोई स्रोत स्थित है। इस स्रोत से विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है जिससे गोलीय तरंगाग्र की रचना हो रही है, लेकिन यहां पर अभी स्रोत स्थिर है। अगर प्रेक्षक यहां हो या यहां हो तो उसे वही आवृत्ति उससे वही आवृत्ति ऑब्जर्व करेगा जो इस स्रोत की वास्तविक आवृत्ति होगी। लेकिन अब अगले केस में देखिए, यदि यह स्रोत स्वयं लेफ्ट साइड में गतिमान हो जाए तो आप देख रहे हैं तरंगाग्र एक दूसरे के काफी निकट आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, जबकि राइट साइड में तरंगाग्रों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे यहां पर आवृत्ति बढ़ जाती है और तरंगदैर्घ्य घट जाता है, जबकि यहां पर स्थित प्रेक्षक के लिए आवृत्ति का मान घट जाएगा और तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाएगा। इसीलिए इसे नाम दिया गया है नीला विस्थापन अर्थात अभिरक्त विस्थापन। बच्चों, इसके लिए जो गणितीय सूत्र है उसे देख लीजिए। डॉपलर इफेक्ट का जो फार्मूला है वो है डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल अपॉन स्मॉल सी, जहां डेल्टा न्यू आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन है और न्यू वास्तविक आवृत्ति है, और वी त्रिज्य जो कि आपको यहां दिखाया जा रहा है प्रेक्षक के सापेक्ष स्रोत वेग का प्रेक्षक और स्रोत को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश घटक है। इस सूत्र को प्रयोग करते समय बच्चों एक दो हमें सावधानी रखनी चाहिए। पहला ये कि जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा हो तो वी त्रिज्य को धनात्मक मानते हैं, और दूसरा ये शर्त है बच्चों, ये सूत्र केवल एक ही स्थिति में मान्य है जब स्रोत का वेग हमारे लाइट के वेग की तुलना में कम होगा। और डॉपलर इफेक्ट बताने की आवश्यकता नहीं कि एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल शास्त्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं बच्चों गृह कार्य की। इतना सब कुछ कर लेने के बाद मुझे विश्वास है कि आप कुछ सवालों को करने की स्थिति में आ गए हैं। आपके सम्मुख गृह कार्य दिखाए गए हैं, ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को सफलतापूर्वक करने में निश्चित रूप से सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।